हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सक्सेस नेत्रा। और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे एक पूरी तरह से समृद्ध, सक्षम और सोने की चिड़िया या फिर विश्व गुरु कहे जाने वाला हमारा भारतवर्ष है, उसका विभाजन हुआ। और जो लोग कभी एक साथ रहते थे, मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, आज के समय में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए हैं। ऐसी स्थिति आने के पीछे क्या-क्या परिस्थितियाँ रहीं, क्या-क्या उसके परिणाम हुए और क्या-क्या उसके पीछे कारण थे, और उसके पीछे जो लोग थे, उन लोगों का क्या-क्या रोल प्ले किया इस विभाजन को बचाने में या फिर इस विभाजन को करने में। किस लोग का, किस इंसान का क्या योगदान था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं या पीडीएफ आप पढ़ रहे हैं, तो आपसे निवेदन है, आशा की जाती है कि आप एक बार डिस्क्लेमर को अवश्य पढ़ेंगे। देन चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, यानी कि पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो हम इस शब्द से, पार्टीशन ऑफ इंडिया से हम क्या समझते हैं। सबसे पहले छवि हमारे दिमाग के अंदर जो आती है वो है कि 1947 से पहले जो एक भारतवर्ष, जिसके अंदर में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मेनली हम इन तीन लोगों की बात करते हैं, तीन देशों की बात करते हैं आज के समय में, तो ये सब एक हुआ करते थे। वो एक छवि हमारे बीच में आती है। और 1947 में जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज से जो आज़ाद हुआ जब हमारा मुल्क, तो आज़ाद होने के बाद में ये दो हिस्सों में विभाजित हो गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। इन दो राज्यों की स्थापना हुई। तो हमारा जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है, जब हम इस वर्ड को लेकर चलेंगे तो हमारे दिमाग में जो एक छवि बनती है वही बनती है कि ब्रिटिश राज के अंदर हम सब एक हुआ करते थे, और ब्रिटिश राज जैसे समाप्त हुआ, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारा जो देश था तो दो हिस्सों में टूट गया, एक इंडिया, एक पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें आपका अभी एक हिस्सा आपका बांग्लादेश है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया आपका आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को। वहीं जो हमारा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आज़ाद हो गया था, 14 अगस्त 1947 को। और जो भारत था, भारत के अंदर में जो मैक्सिमम लोग थे वो आपके नॉन मुस्लिम थे, यानी कि जो मेजोरिटी मुस्लिम थे वो आपके पाकिस्तान के अंदर चले गए थे, और जो आपके मतलब मेजोरिटी नॉन मुस्लिम लोग थे वो आपके इंडिया के अंदर में आ गए थे। इस विभाजन से हमें आखिर में प्राप्त क्या हुआ, इस विभाजन से हमें आखिर में प्राप्त किया हुआ है, सोचने वाली बात है। हमें कोई भी इसका एडवांटेज हमको मैक्सिमम हमको देखने को नहीं मिला है, लेकिन हमको मिला क्या देखने को, लार्ज स्केल पे लोगों का माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थानों पर उनका जाना। लगभग 14 से 18 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको माइग्रेट होना पड़ा, अपना घर द्वार उनको छोड़ना पड़ा, अपने जो सगे संबंधी थे उनके साथ में जो लोग रहे थे उन सबको उनको छोड़ना पड़ा, और एक रिफ्यूजी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ा। और जो हमारा मोर्टिलिटी की बात करते हैं, लगभग 1 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको अपनी जान से भी आपका हाथ धोना पड़े। और ये वॉयलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इसको रोकने के लिए जो गांधी जी थे उनको फास्ट पर जाना पड़ा, आमरण अनशन पर जाना पड़ा, जो आपका 13 से 18 जनवरी 1948 तक चला, जिसके बाद में जो हमारे जो वॉयलेंस था ये कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा कंट्रोल में आया। और या फिर ये आप कह सकते हैं जो वॉयलेंस है ये गांधी जी के फास्ट के बाद में इस वॉयलेंस को आपका ये रुक गया। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। अगर हम शुरुआत करते हैं कहाँ से इस जो विभाजन है इसकी नींव कहाँ से पड़ी और कैसे कैसे ये प्रोसेस हुआ, किन किन, अगर हम बात करें कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया। सबसे हम बात करते हैं जो विभाजन का बीज माना जाता है वो माना जाता है आपका बंगाल विभाजन को। बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में। उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड कर्जन, यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा में जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। उसमें एक आपका ईस्ट बंगाल, एक आपका वेस्ट बंगाल। जो आपका ईस्ट बंगाल था उसके अंदर में आपकी जो मुस्लिम मेजोरिटी थी उस हिस्से को रखा गया आपका ईस्ट बंगाल के अंदर में। और जो आपका वेस्ट बंगाल था, अगर हम आज के समय में बात करें तो आपका वो बात करें आपका असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, यहाँ पे आपकी जो हिंदू मेजोरिटी थी वो आपको देखने को मिलती थी। और इस विभाजन से क्या था कि हमारे जो यहाँ के लोग थे वो उतने ज़्यादा खुश नहीं थे। इसका इसका विरोध हो रहा था, और इसके विरोध में क्या हुआ कि हमारे यहाँ के लोगों ने आपका पुरजोर विरोध किया, और स्वदेशी मूवमेंट इसके बाद में चलाया गया। स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश के यहाँ पे अधिकारी थे,
उनका एसेसिनेशन यहाँ पे देखने को मिला, और जो ब्रिटिश गुड्स थे, यानी कि जो ब्रिटिश के जो बाहर से बन के सामान आ रहा था, उनका बॉयकॉट देखने को आपको यहाँ पे मिला कि आपकी स्वदेशी अपनाओ, आपके यहाँ पे बन रहा है उसी चीज को आप यूज करो, ना कि आप बाहर से जो इम्पोर्टेड गुड्स है उनका आप यूज कराओ। और इसी के समय में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम लिखा गया, जो आज के समय में भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। तो अगर हम बात करते हैं भारत के विभाजन की, तो इसका जो बीज माना जाता है वो माना जाता है आपका 1905 में आपका लॉर्ड वायसराय के द्वारा में जो बंगाल विभाजन की जो नींव रखी गई थी। इसी के बाद में आपका 1906 में लॉर्ड मिंटो आते हैं, ये आपके लॉर्ड गवर्नर चले जाते हैं, लॉर्ड मिंटो आते हैं, और लॉर्ड मिंटो क्या करते हैं कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके लिए एक कंसेप्ट लेके आते हैं, सेपरेट इलेक्टोरल, यानी कि जो मुस्लिम हैं उनको जितनी भी उनकी पॉपुलेशन है उसके अनुपात में उनको जो है इलेक्टोरल राइट दिए जाएंगे। कि ऐसे नहीं है कि जैसे आपका मतलब 10 मुस्लिम है और आपका 100 हिंदू है, तो 10 मुस्लिम पे आपका क्या है कि अगर उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा तो यहाँ पे आपका एक मुस्लिम होगा और आपका 10 यहाँ पे हिंदू होगा। ऐसा नहीं है कि आपका 10 मुस्लिम है और 100 आपका हिंदू है, तो जो आपके 11 के 11 लोग हैं वो सब आपके हिंदू ही होंगे, उनके अंदर मुस्लिम कोई भी नहीं होगा। मतलब जो भी उनकी पॉपुलेशन है उसके रेशियो में उनको एक सेपरेट इलेक्टोरल की यहाँ पे व्यवस्था की गई, ताकि जो मुस्लिम है उनको उनका जो प्रतिनिधित्व है वो अलग तरीके से किया जा सके। और इसी के दौरान क्या है कि 1906 के अंदर में मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आ जाती है, और ढाके के अंदर ये एग्जिस्टेंस के अंदर में आई थी, जो भी बांग्लादेश के अंदर में है। और इन्होंने जो बंगाल पार्टीशन था उसका सपोर्ट किया, क्योंकि क्योंकि इनको लग रहा था कि जो मुस्लिम यहाँ पे लोग हैं उनके कहीं ना कहीं जो राइट्स हैं, जो उनके कल्चरल्स हैं, रिलीजियस जो उनके एथनिसिटी है, उनका कहीं ना कहीं आपका मतलब उन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे जो मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने आपका बंगाल पार्टीशन का को सपोर्ट किया था मुस्लिम लीग के, उनको जो हिंदू पॉलिटिकल ग्रुप है, जो हिंदू राजनीतिक ग्रुप थे, उनसे कहीं ना कहीं इनको एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिली। और इसी के साथ साथ में क्या हो रहा था कि जो हमारे हिंदू राजनीतिक ग्रुप थे उनका रिप्रेजेंटेशन जो भी आपका वो कर रहे थे, उनका फोकस सोशल और इकोनॉमिक जो चीजें थी, जो दिक्कतें हमारे समाज में आ रहे थे, उनसे हट के रिलीजियस जो चीजें थी, जैसे काउ प्रोटेक्शन वगैरह हो गया, तो उन सब चीजों की तरह उनका ज्यादा ज्यादा उनका ध्यान था। और जो हमारे हिंदू लीडर हैं, जैसे आपका बाल गंगाधर तिलक जी हो गए, लाला लाजपत राय जी हो गए, इनकी भी जो आपकी पोजीशन है वो कांग्रेस लीडरशिप के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इससे लगा मुस्लिम लीग को कि हमारे जो ये हित है, उनकी जो मुस्लिम जो यहाँ पे लोग हैं उनके जो हित है उनकी इतनी अधिक बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आपका जो एक जो हमारी करंट में लीडरशिप है वो आपका एक हिंदू मेजोरिटी की तरफ में हमारा मूव कर रही है। जो हमारे पॉलिटिकल आइडियाज हैं वो कहीं ना कहीं हमारी एथिनिटी है जो उस पर हमारा ज्यादा फोकस है। तो इस वजह से क्या हुआ कि आपके जो मुस्लिम लीग है और जो आपके जो हिंदू हिंदू जो आपके ग्रुप हैं, जो हिंदू पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, उनके बीच में कहीं ना कहीं आपका भेदभाव आना शुरू हो गया। इसी सब चीज को देखते हुए जो ढाका के नवाब थे ख्वाजा सलीमुल्लाह, इन्होंने मुस्लिम लीग की एक मीटिंग रखी। जो ये मीटिंग की गई थी ये आपकी शाहबाग के अंदर में की गई थी, और इसके अंदर में इन्होंने जो मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनकी पॉलिटिकल पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए और जो मुस्लिम के राइट्स हैं उनको आपको एक प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए इन्होंने फोकस किया कि मुस्लिम के लिए एक अलग प्रोविंस आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज की यहाँ से आपकी एक तरह से इस और एक सेकंड कदम था बंगाल विभाजन के बाद में। इसी के साथ में क्या हुआ आपका 1960 में 1916 में आपका लखनऊ पैक्ट आता है। लखनऊ पैक्ट यानी कि लखनऊ समझौता। इसके अंदर में क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग थी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उनके बीच में जो भेदभाव बढ़ रहा था उसका कहीं ना कहीं जो आपका जो हमारा नेशनल मूवमेंट है उसको भी एक कलेक्टिव सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी, और जो ब्रिटिश थे उनको भी सीधा सीधा समझ में आ रहा था कि इनके अंदर में कहीं ना कहीं यूनिटी की कमी है। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में 1960 में लखनऊ पैक्ट होता है। इसके अंदर में जो समझौता होता है वो होता है कि जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस को
सेल्फ गवर्नेंस के अंदर में आपको सपोर्ट करेगी और इसके बदले में उन्हें सेपरेट इलेक्टोरल मिल जाएगा। इसके बदले में उनको सेपरेट इलेक्टोरल मिल जाएगा। आप मतलब कांग्रेस ने कहा कि हम आपका जो सेपरेट इलेक्टोरल वाला जो कंसेप्ट है उसको हम अप्रूव कर देते हैं, आप हमारा जो सेल्फ गवर्नेंस है उसके अंदर में हमारी सहायता कीजिए। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे जो मुस्लिम लीडर्स थे उनको एक मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उनको मुस्लिम्स की प्रॉपर बैकिंग यहाँ पे आपको नहीं मिल पाई, और यहाँ से आपका फिर जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनका रोल स्टार्ट होता है। इसके बाद में आपका आता है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी यानी कि इसकी ये आई थी आपके 1920 के अंदर में, और इसी को माना जाता है कि जो आपका जो पाकिस्तान कंसेप्ट है, पाकिस्तान एक नया देश बना, इसको फाउंडिंग प्रिंसिपल माना जाता है। इसमें क्या था कि मुस्लिम और हिंदू, जहां पे भी मुस्लिम माइनॉरिटी में है या जहां पे भी हिंदू माइनॉरिटी में है, उसमें क्या है कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही हम बात करें तो कल्चरल, सोशल और जो रिलीजियस उनके जो राइट्स हैं, बिलीफ्स हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रॉपर सेफगार्ड नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके हैम्पर हो रहे हैं। तो इन सबको एक अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके, जो आपके हिंदू है वो हिंदू राइट्स पे ज़्यादा फोकस करें और जो मुस्लिम है वो मुस्लिम राइट्स पे फोकस करें, ऐसा एक कंसेप्ट लोगों के दिमाग में डाला गया कि जहाँ पे अगर हिंदू मेजोरिटी के अंदर में होंगे, मुस्लिम माइनॉरिटी में होंगे, तो वहाँ पे मुस्लिमों के हितों की रक्षा नहीं होगी, और जहाँ पे आपके मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर में होंगे और हिंदू माइनॉरिटी के अंदर में होंगे, वहाँ पे आपके हिंदू के हितों की रक्षा नहीं होगी। एक ऐसा कंसेप्ट लोगों के दिमाग में डाल दिया गया, और इसका एकमात्र जो सोल्यूशन बताया गया वो है कि टू नेशन थ्योरी, कि आप मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की स्थापना कर दीजिए, हिंदुओं के लिए एक अलग देश की स्थापना कर दीजिए। और इसके पीछे पीछे जो हिडन इनका मोटो बताया जाता है, वो बताया जाता है कि आप जो पॉलिटिकल पावर है, जो आपकी राजनीतिक शक्ति है, उसके अंदर में आप हर किसी को अपना एक लार्ज शेयर चाहिए था। ऐसा था कि ऐसा ना हो कि हिंदुओं के पास में ज्यादा राजनीतिक शक्ति आ जाए या फिर आपका मुस्लिम के पास में ज्यादा राजनीतिक शक्ति आ जाए, तो ऐसा ना हो। तो अपने जो सेफगार्ड थे लार्ज शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर का, वो कहीं ना कहीं इसमें एक हिडन आपको प्रिंसिपल देखने को मिलता है। और जो ये कंसेप्ट था टू नेशन थ्योरी का, इसको आपको जो मुस्लिम लीग है उसकी भी सपोर्ट देखने को मिली, और जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी भी सपोर्ट देखने को मिली। और ऐसा इनका बिलीव था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा उसके अंदर में जो मेजोरिटी रूल होगा, जहाँ पे मेजोरिटी रूल करेगा, वहां पे वो माइनॉरिटी क्लास के लिए डिसएडवांटेजेस आपका होने वाला है। और इसी के साथ साथ ये नहीं था कि जो आपका सिर्फ मुस्लिम लीग और जो ब्रिटिश है वो इस लोग को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ हिंदू लीडर और हिंदू ग्रुप भी आपको इस टू नेशन थ्योरी के आपका जो कंसेप्ट था इसको सपोर्ट कर रहे थे। इसी के साथ साथ में जो जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान की क्रिएशंस हैं उसको सपोर्ट किया, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने पंजाब बंगाल के विभाजन का विरोध किया और कहा कि इनका कंप्लीट इंटीग्रेशन पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पंजाब को आप आधा भारत को दे दो, आधा पाकिस्तान को दे दो, या फिर बंगाल को आप आधा भारत को दे दो, या मतलब कोई भी इनका डिवाइड कर दो। आप जो कंप्लीट है उसको आप पाकिस्तान को दीजिए, और उसके अंदर में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। जो लोग वहां पे रहना चाहिए, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो किसी अलग एथनिसिटी से बिलोंग करते हो, उन सबको आप वहीं पे रहने दीजिए। इसी के साथ साथ में जब ये सब चीजें चल रही थी, तो बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो आपके जो आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मान लीजिए, जो सामाजिक रूप में जिनका उतना अधिक एक तरह से प्रेस्टीज नहीं थी, जो डिप्रेस्ड क्लास थी, उनको इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, उनके लिए एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की मांग रखी। जिसने क्या हुआ कि जो हमारी हिंदू लीडरशिप थी, हिंदू और मुस्लिम दो लीडरशिप चल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो कम्युनल अवार्ड आपका 1932 के अंदर में आया, जिसमें जो डिप्रेस्ड क्लास था उसके लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात जब की गई, तो जो हिंदू लीडरशिप थी उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका कमजोर होना पड़ा। लेकिन इसमें क्या था, जब गांधी जी ने जब इसका विरोध किया, इसके विरोध में फास्ट किया, तो आपका जो बी आर अम्बेडकर जी थे वो बैकडाउन कर गए इस चीज को लेके। देन इसके बाद में आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें जो आपके राज्य थे उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि जो आपके जो लोकल इश्यूज हैं उन पे आप रूल बनाइए, उनको आप गवर्न कीजिए, लेकिन इसी के साथ साथ में जैसे आपके सोशल इशू है, इकोनॉमिकल इशू है, तो रिलीजियस इशू है, उस पर आप फोकस कीजिए, लेकिन जो आपके जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो हम अपने पास में रखेंगे। और
इसमें देखने को मिला कि जब आपका जो इलेक्शन हुआ 1937 के अंदर में, 1937 में जो इलेक्शन हुआ, जो मुस्लिम लीग थे, उसने जो मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया थे, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर में नहीं थे, वहाँ पे भी आपका अच्छा परफॉर्म किया। और कांग्रेस ने भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। टोटल 1585 असेंबली सीट थी, उसमें से 716 असेंबली सीट आपको कांग्रेस को मिली थी। लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी, लगभग आधे से ज्यादा सीट मारने के बाद भी, जो इनका फोकस था सेम वही था कि आपको जो इकोनॉमिकल और जो सोशल बैकवर्डनेस के जो इशू थे उन पे फोकस करना चाहिए था। लेकिन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग देम, उन इशू पे फोकस ना करके जो इन्होंने जो रिलीजियस इशू थे उन पे ज्यादा फोकस किया। और जैसे आपका आधी सीटें थी, आधी सीटें पे कांग्रेस ने अच्छा फोकस किया, लेकिन जहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था और कांग्रेस अपनी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, आप ऐसा बोल सकते हैं एक जनरल टर्म के अंदर में। तो उसने उन्होंने मुस्लिम लीग से एक ऑफर किया कि आप हमारे साथ में कोलिशन कर लीजिए और पावर का शेयर कर लीजिए। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव है आपको ऐसा दिखाना बंद करना पड़ेगा कि जो आप सिर्फ मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव है, आपको कंप्लीट इंडिया के अंदर का अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव दिखाना पड़ेगा। दे ऑफर टू मुस्लिम लीग टू शेयर पावर ऑन कंडीशन टू स्टॉप फंक्शनिंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनली मुस्लिम। लेकिन लीग ने इसको मना कर दिया और उन्होंने जहाँ पे जो कांग्रेस गवर्न प्रोविंसेस थे उसके अंदर में जो मुस्लिमों की स्थिति थी उसको इवेल्युएट करना शुरू कर दिया। और जो मुस्लिम लीग की रिपोर्ट है, जब इन्होंने इवेल्युएट किया तो उसके अनुसार मुस्लिमों की स्थिति कांग्रेस गवर्न प्रोविंसेस के अंदर में अप टू द मार्क नहीं पाई गई। देन आपका आ जाता है सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपके लॉर्ड लिथिंगो, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग देन प्लीज इग्नोर इट, जो वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के बिहाफ पे वॉर डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने जो आपके इंडियन लीडरशिप थे उनसे कंसल्ट नहीं किया वॉर डिक्लेयर करने से पहले। और इसके प्रोटेस्ट में जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन जो लीग थी, लीग ने जो ब्रिटेन था उसको जो वार फर्स्ट यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर में आपका सपोर्ट किया। और इसी के बाद में क्या हुआ कि जब जो वाइसरॉय थे इंडिया के लॉर्ड लिथिंगो, इन्होंने जब नेशनल लीडर की एक मीटिंग बुलाई तो गांधी जी के इक्वल स्टेटस आपको जिन्ना को दिया गया। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी आपकी होती है कि मतलब जो गांधी जी का स्टेटस है वही स्टेटस मेरा है। तो ये स्टेटस है आपका यहाँ पे इनको दिया गया। इसका रीजन यही था कि जो आपके जो इंडियन लीडर्स थे वो जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आपने हमसे पूछे बिना सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश इंडिया को कैसे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, वहीं आपकी मुस्लिम लीग आपको इसको सपोर्ट कर रही थी। तो ये इसका रीजन था। और 1940 के अंदर में जो मुस्लिम लीग थी उसका 3 दिन का लाहौर के अंदर में सेशन होता है, जिसके अंदर में इसको आप लाहौर रिजोल्यूशन या फिर आप पाकिस्तान रिजोल्यूशन इसको बोल सकते हैं, इसको पास किया गया। इसके अंदर में देन आपका अगस्त ऊपर आता है 1940 से 1942 के अंदर में। इसने बोला कि हम इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे जब आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो पाकिस्तान एक अलग देश क्रिएट करने का जो आइडिया था उसको सीरियसली नहीं किया गया। और इसमें एक चीज और रखी गई कि जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो इंडिया का संविधान बनेगा, उसके अंदर में जो माइनॉरिटी के व्यू थे, जो माइनॉरिटी के व्यू हैं उनको आपको कंसिडर किया जाएगा। और इसको आपको लीग और कांग्रेस दोनों ने ही इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक तो इसमें पाकिस्तान का आइडिया नहीं था, इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा, ये आपका लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया इस वजह से कि जो इनका मेन फोकस है कि हमको पाकिस्तान चाहिए, वही इसके अंदर में इनको नहीं मिल रहा था। देन आपका 1942 के अंदर में आता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस के लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर को ब्रिटिश ने जो है जेल के अंदर में रख दिया और उनको लगभग 3 साल तक जेल में रखा, अगस्त 1945 तक। और इस 3 साल के समय में जहां पे आपके जो कांग्रेस लीडर थे वो आपके जेल के अंदर में थे, वहीं आपके जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे वो उनका जो भी संदेश थे, जो भी उनकी थ्योरी थी, जो भी उनका माइंडसेट था, जो भी वो उनकी एक आइडियोलॉजी थी, उसको वो 3 साल तक फैलाने के लिए फ्री थे। उन्होंने अपने मैसेज को अच्छी तरीके से फैलाया क्योंकि उनको अपोज करने वाला वहां पे कोई नहीं था, क्योंकि जो कांग्रेस के लीडर थे वे अपने जेल के अंदर में थे 3 साल के लिए। और इसी के बाद में 1945 में यूके में इलेक्शन होते हैं और लेबर पार्टी की सरकार बनती है, जिसके अंदर में जो आपके जो जिसको लीड कर रहे थे आपके क्लीमेंट एटली। और जो क्लीमेंट एटली थे उनकी पहले से ही एक माइंडसेट था, पहले से ही उनकी आइडियोलॉजी थी कि मुझे डीकोलोनाइजेशन करना है।
कि जो इंडिया का जो डिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट है, जो बाहर जो लोग रहे हैं, वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है और उससे हमको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो उनका जो जैसे क्लेमेंट एटली की सरकार आती है, जैसे लेबर पार्टी की सरकार आती है 1945 में, तो इस कंसेप्ट पे, माइंडसेट पे काम करना शुरू कर देते हैं कि हमको जो डिस्टेंट कॉस्टली डिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट है, उसको हमको कहीं ना कहीं कम आपका करना है। और इसी के साथ में 1946 में कैबिनेट मिशन का प्लान आता है, जो जिसको लीड कर रहे थे लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। और इसका जो मेन काम था कि आपको इंडिया को एक कैसे हम एक ऑर्डरली वे में ट्रांसफर ऑफ पावर हम कर सकें, और इन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो प्रोविंसेज हैं वो हमारे ऑटोनोमस रहेंगे। इसी के साथ साथ में हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, जो हमारे फॉरेन अफेयर्स है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आपका रहेगा। और इसको आपका जो मुस्लिम लीग थी उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसको भी कांग्रेस के द्वारा आपका रिजेक्ट कर कर दिया गया। और इसी के बाद में आपका डायरेक्ट एक्शन डे की मतलब एक कॉल होती है कि आफ्टर जो कैबिनेट मिशन प्लान था, जब इसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि अगर उनको पाकिस्तान नहीं मिलेगा, देन वो 16 अगस्त 1946 को एक डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर देती है। और इनका जो एक, आप बोल सकते हैं, एक स्लोगन था, वो था वी विल हैव आइदर ए डिवाइडेड इंडिया और ए डेस्ट्रॉयड इंडिया और डिनाइल ऑफ पाक। यदि हमको पाकिस्तान नहीं मिलेगा, या तो हमको एक डिवाइडेड इंडिया चाहिए या फिर हमको एक डेस्ट्रॉयड इंडिया चाहिए। मतलब एक कहीं ना कहीं एक जो वायलेंस और जो अटैक्स है, एक उस आइडियोलॉजी को ये आपका सपोर्ट कर रहा था। और इसके साथ साथ में क्या हुआ, मास वायलेंस हुआ, अटैक्स हुए पब्लिक पैलेस के साथ साथ में। ये नहीं कि जो अटैक्स थे और जो वायलेंस हो रहा था सिर्फ पब्लिक पैलेस के अंदर में हो रहा, लोगों के घर में घुस के महिलाएं बच्चे उन पर अटैक किया गया। और जो हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इसके अनुसार लगभग 4000 लोग किल हुए। और जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया थे इसमें कोलकाता, बिहार, बंगाल, गढ़मुक्तेश्वर और आपका रावलपिंडी। देन आपका प्लान ऑफ पार्टीशन आता है 1946-1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट इंडियन वॉइसरॉय, इनको नॉमिनेट किया जाता है कि आप इंडिया को इंडिपेंडेंस डिलीवर कीजिए 30 जून 1948 से पहले पहले, लेकिन आपको जहां तक हो सके पार्टीशन को आपको अवॉइड करना है और आपको इंडिया को एज ए यूनाइटेड इंडिया रख के आपको प्रिजर्व करना है। लेकिन जो आपका मास एथनिकल किलिंग हो रही थी और जो रिलीजियस वायलेंस हो रहा था, उसको देखते हुए पार्टीशन ही एकमात्र ऑप्शन बचा था। कोई भी ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिससे कि जो पार्टीशन है उसको अवॉइड किया जा सके और इंडिया को एक कंप्लीट यूनाइटेड इंडिया को आप इंडिपेंडेंस दे सके। देन आपका प्रोपोजल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्ट आता है, इसको 3 जून 1947 को इसको ले डाउन किया गया और इसको पटेल ने अप्रूवल दे दिया। और जो कांग्रेस लीडर्स थे, जो नेहरू जी थे, उन सबको लॉबी भी आपका पटेल के द्वारा किया गया। गांधी जी हालांकि इस बात से नाखुश थे, लेकिन आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के साथ में एक प्राइवेट मीटिंग दी और इसके कॉन्सिक्वेंसेज बताए कि अगर हम इंडिया को पार्टीशन नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहने वाले हैं। हमको सिविल वार का खतरा है, मास वायलेंस हो गया आपका, और जो आपका कांग्रेस और जो आपका मुस्लिम लीग है उनके बीच में जो आपके डिफरेंसेस हैं इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि ये इसकी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो कोलिशन के साथ में दोनों मिलजुल के एक अच्छी सरकार वो चला पाएंगे। लेकिन गांधी जी के डिनाइल के बाद फिर भी जो कांग्रेस है इसने अप्रूव कर दिया। और जो आपका इंडिपेंडेंस एक्ट था, इसके अंदर में जो कमेटी बनी एक तरह से बोल सकते हैं, तो उसके अंदर जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो आपके राजेंद्र पटेल और सी राजगोपालचारी। वहीं आपके जो मुस्लिम लीग है उनको जो पार्टीशन काउंसिल थे उसके अंदर में रिप्रेजेंट कर रहे थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना और आपका लियाकत अली खान। यानी कि जो पार्टीशन के लिए काउंसिल बनी उसमें जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो आपके राजेंद्र पटेल एंड सी राजगोपालचारी। वहीं आपके जो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो आपके मोहम्मद अली जिन्ना एंड लियाकत अली खान। इसी के साथ साथ में रेडक्लिफ लाइन आता है आपका 1947 में। रेडक्लिफ लाइन क्या है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आपका एक लाइन खींची गई है डिवाइड करने के लिए, जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। इसमें क्या है कि जो आपका यहाँ पे जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे आपके जेएल नेहरू, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेपी कृपलानी। और वहीं जो आपकी जो लीग है, लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान एंड अब्दुल निस्तार। और जो यहाँ पे सिख जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो आपके मास्टर तारा सिंह। यहाँ पे हिंदू और सिख के लिए आपका
मतलब इंडिया हिंदू और सिख था उनको इंडिया के अंदर में रखा गया, और जो आपके मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे उसको आपको पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन जो ये पार्टीशन था, इस पार्टीशन से हमको सेम वही चीज़ है कि मिला क्या, मास वायलेंस, कम्युनल रिवोल्ट, मास किलिंग एंड माइग्रेशन। और 14 अगस्त 1947 को आपका जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं पाकिस्तान के, और वहीं आपके 15 अगस्त 1947 को इंडिया के अंडर में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपनी शपथ लेते हैं। देन हम बात करते हैं, जो ये पूरा का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने पढ़ा, इससे हमको देखने को क्या मिला कि जो मेन रीजंस थे डिवाइड होने के वो क्या है। एक आपका ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कि बांटो और राज करो। इसने क्या किया कि मुस्लिम लीग की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसको स्पॉन्सर करके जो नेशनल मूवमेंट था हमारे देश का, उसको कहीं ना कहीं आपका कमजोर कर दिया। देन आपका सेपरेट इलेक्टोरल मुस्लिमों के लिए लेके आए, और आपका जो कम्युनल अवार्ड है, इन इसने भी क्या हुआ कि जो आपकी हिंदू लीडरशिप थी और जो आपकी एक यूनिटी थी उसको कहीं ना कहीं इन्होंने कमजोर करने का यहाँ पे काम किया। और भारत के अंदर में जो सोशल और जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी उसने जो कम्युनलिज्म था उसको आपका बढ़ावा किया, और एक थॉट क्रिएट कर दिया गया हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कि उनके जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो यूनाइट ना होकर उनके डिफरेंट सेल्फ इंटरेस्ट उनके हैं। इसी के साथ साथ में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया 1905 में, जिसको विभाजन का एक तरह से बीज इसको बोला जाता है। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल आपको मुस्लिमों के लिए लेकर गया, मार्लियम इंटू रिफॉर्म जिसको बोलते हैं। देन आपका लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर में आ गया, जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सपोर्ट के लिए कि सेल्फ गवर्नेंस में उनकी सपोर्ट मिले, नेशनल मूवमेंट में उनकी सपोर्ट मिले, उसको सेपरेट इलेक्टोरल का जो प्रस्ताव था उसको अप्रूवल दे दिया। देन आपका कुछ ऐसे हिंदू ग्रुप्स जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी स्थापना, जैसे आपका हिंदू महासभा 1950 में और आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में इनकी स्थापना हुई। देन आपका कम्युनल रिवोल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिले, और आपका जो टू नेशन थ्योरीज आपकी आई, इसमें क्या है कि इसमें एक ऐसी एक माइंडसेट लोगों का बना दिया कि जो दो कम्युनिटीज हैं वो को एग्जिस्ट एक साथ में नहीं कर पाएगी, कि पार्टीशन ही एक मात्र ओनली इसका सॉल्यूशन है। देन एक जो हिंदू की जो इकोनॉमिक, क्योंकि ये मेजोरिटी के अंदर में थे, हिंदू की जो इकोनॉमिक और सोशल डोमिनेंस थी उसका फियर मुस्लिम के बीच में कहीं ना कहीं क्रिएट किया गया, और ब्रिटिश के द्वारा जो पाकिस्तान की डिमांड है उसको सपोर्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना। पहले इसको सपोर्ट किया गया था कि जो इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको आप कमजोर कर सके, लेकिन बाद में इसको एक्सेप्ट किया गया कि जो एक फाउंडेशन है इसकी इंडिपेंडेंस की, इसको आप कहीं ना कहीं डिवाइड करके दो राज्यों को, उसको आप कमजोर किया जा सके। इसके हमको जो कॉन्सिक्वेंसेज है जो हम आज तक दे रहे हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर एक यूनिटी के साथ में लड़ते तो ऐसा हो सकता था कि जो ये 300 साल का लंबा ब्रिटिश राज था इसको पहले खत्म किया जा सकता था। इसी के साथ साथ में 3 मेजर वॉर आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिले, 1947, 1965 एंड 1999। आपका जो दो न्यूक्लियर आर्म नेशन है उसके बीच में एक परमानेंट राइवलरी है, ये हमको आज के समय में देखने को मिलती है। आपका पार्टीशन के दौरान लगभग 15 मिलियन लोगों का माइग्रेशन, 1 से 2 मिलियन लोगों की किलिंग, ये बहुत ही एक बड़ा फिगर आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ में जो अगर हम इस फिगर की बात करें तो उस समय ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 1% था, यानी कि दुनिया की पॉपुलेशन के 1% लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट का उनको होना पड़ा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना पड़ा। देन आपका पार्टीशन के दौरान आपको वायलेंस देखने को मिला, मास वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, किडनैप, रेप, ह्यूमिलिएशन, सुसाइड, ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिले। और हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, कि जैसे कोई नदी है उसका आपका डिवाइड कर दिया, जो आज तक भी हमारे दोनों कंट्री के बीच में आपका इश्यू बने हुए हैं। रिफ्यूजी प्रॉब्लम आपको देखने को मिली, आपको रीजन के बीच में एक इनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ में जो मोस्ट रीजन इससे इफेक्टेड हुए वो आपके थे पंजाब, बंगाल, सिंध और चिttagong। पंजाब में जो ईस्ट पंजाब था उसमें आपके हिंदू एंड सिख, और जो वेस्ट पंजाब था उसके अंदर में आपके मुस्लिम को दिया गया। जो आपका बंगाल था वेस्ट इंडिया को, ईस्ट बंगाल आपको पाकिस्तान को दिया गया जो अभी आपका बांग्लादेश है।
जो आपका सिंध है, सिंध के अंदर में मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन थी, लेकिन इसको पाकिस्तान को दे दिया गया। जो आपका चिटगोंग है, इसके अंदर में 98.5 पॉपुलेशन थी, परसेंट जो पॉपुलेशन थी वो बुद्धिस्ट थी, लेकिन इसको भी आपका पाकिस्तान को दे दिया गया। और इसी के साथ साथ में आपका जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बीच में कुछ हिस्सों को डिवाइड कर दिया, लेकिन कुछ को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया। उनको फिर कि या आप वोट कर लीजिए या फिर आप रेफरेंडम कर दीजिए या फिर कुछ मिलिट्री एक्शन, वो एक अलग टॉपिक है। या फिर जो प्रिंसिपल स्टेट थे उसके पास में चॉइस थी कि आप इंडिया के साथ में जाना चाहोगे या पाकिस्तान के साथ में जाना चाहोगे, तो वो भी एक लंबा इशू बना, जिसको हम लंबे समय तक आपका उसको टैकल करते रहे। एक अलग टॉपिक है, तो ये भी हमको कुछ कॉन्सिक्वेंसेज इसके देखने को मिले हैं, और ये तो मतलब मेजर है, माइनर हम आज तक देखते आ रहे हैं। उसका मेन रीजन है कि दो जो न्यूक्लियर आर्म कंट्री है उनके बीच में कंटिन्यूअस राइवलरी, लॉन्ग बॉर्डर, लॉन्ग एक बड़ी सेना, बड़े बड़े हथियार, वो सब चीजें हमको आज तक देखने को हमारा जो मिलिट्री का बजट है वो आपका बढ़ता जा रहा है, तो वो सब चीजें आपको देखने को मिलती है। और इस लेक्चर को तैयार करने के लिए जिन रिसोर्सेज का रेफरेंस लिया गया है और जो वेबसाइट है जिनका क्रेडिट जाता है, वो ये सब चीजें हैं। देन आप इनको देख लिया जाएगा। और देन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।